हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी सीरीज का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें इट वाज अबाउट सोशल ऑडिट। तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था कि कैसी गवर्नेंस होती है कंट्री में, जिसमें मतलब कि हमारी कंट्री में इफेक्टिवली थ्री टाइप सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है और फिर पंचायत होते हैं लोकल लेवल पे, मतलब हर विलेज लेवल पे पंचायत होते हैं। ठीक है। आज हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे बता दूं, तो मैं पहले जिस तरह मेरी आदत है कि मैं डायरेक्टली उस टॉपिक पर नहीं आता हूँ, बल्कि मैं उसका एक बेस बनाता हूँ जहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों रखा गया है ये टॉपिक आपके इसमें। मैं डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं आता हूँ क्योंकि उससे क्या है ना कि बच्चे को उसका सिग्निफिकेंस समझ नहीं आ जाए। तो पहले मैं आपको बता दूंगा क्या सिस्टम है, उसके बाद फिर हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे आ जाएंगे। और ऐसा होगा कि मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, आपसे खुद नीड आ जाएगी कि हाँ भाई एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, आप खुद से बोलोगे हाँ होना चाहिए, फिर हम पढ़ेंगे वो क्या है। और वो उससे क्या होता है कि रिटेन करना बहुत आसान होता है। आपको मैं डायरेक्टली बोलूंगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये होता है ये होता है ये होता है, तो बस खत्म। बट अगर मैं आपको सारा बेस बता दूंगा तो आप कभी नहीं भूल जाओगे। पेपर क्या, आप उसके बाद भी आप लाइफ टाइम याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है। तो इससे पहले मैं आप उस पर आ जाए तो पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। ठीक है। मैं एक व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। कंट्री जो है चलती कैसे है, हम जब बोलते हैं, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि सोशल ऑडिट में हमने ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट फंड्स देती है। अब विलेज लेवल पे मैंने बोला था पहले डिस्ट्रिक्ट में फंड्स आएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर वो ब्लॉक लेवल पे जाएंगे और बीडीओ जो था वो आपने उस पंचायत वालों को ट्रांसफर करता था और वो जाके खर्चा करते थे। तो मैंने बोला था कि सोशल ऑडिट में हमने इसी चीज का हिसाब रखना है। ठीक है, वो तो हमने वहां पे कर दिया। अब हम देखेंगे कि फंड्स कैसे आते हैं सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास फंड्स कैसे आते हैं जो वो फिर लोगों को खर्च करते हैं। ये मैं पिछले दो लेक्चर्स में कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। सोशल अकाउंटिंग में भी ये चीज मैंने बोली कि हम लोग एमएलए के पास जाते हैं और उसके पैसा लेते हैं, वो और पैसा नहीं लेते हैं, उसको बोलते हैं बांट दे रहे ये देते, क्या हुआ अपने पैसे देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो जरा इस मैकेनिज्म को पहले समझिए कि गवर्नमेंट के पास फंड्स कैसे आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो गवर्नमेंट है, अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट दो काम करती है। गवर्नमेंट लोगों से पैसे लेती है, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, और फिर गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है। ये गवर्नमेंट का बेसिक चीज है। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों ही रखी जाती है, इसी चीज का है कि वो जो काम इंडिविजुअली लोग खुद से ना करें तो एक कमिटी काइंड ऑफ बोल सकते हो, वो बना दीजिए। गांव लेवल पे मैंने बोला था वो कमेटी बना दीजिए, आप कंट्री लेवल पे कमेटी बना दीजिए मेंबर्स की। ठीक है, देखो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि आप इस देश को चलाओ, आप इस देश की पॉलिसीज है, नेशन हम एक है तो उसकी पॉलिसीज को डिप्लीमेंट करो। अब उनको जो खर्चा करना है तो उसमें तो पैसे लगेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, वो लोगों से ही पैसे लेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होती है, अभी मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इसको वैसे ही लिंक कर पाओगे जब मैं अभी आपको करा रहा हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली क्या है, कुछ सोर्सेज है जिसके पास फंड्स आते हैं, और कुछ सोर्सेज है, कुछ एप्लीकेशन है इसकी जहाँ से वो खर्च करता है। जैसे एक बिजनेस के लिए है कि कहीं से उसका पैसा आता है और कहीं को वो खर्च कर लेता है। ठीक है, सैलरी बंदे के लिए भी कहीं से उसकी सैलरी आती है और कहीं से वो खर्च करता है। इस तरीके से क्या है, गवर्नमेंट के पास भी किसी तरीके से पैसा आता है और किसी तरीके से खर्च होता है। और इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ। मैंने आपको बोला ना कि हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। उस सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है कि इस देश में जो देश को चलाना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हर एक सेक्टर का हमने अलग अलग मिनिस्ट्री बनाती थी। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है जो सिर्फ मिनिस्ट्री स्टील के कंटेक्स में देखिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इंडिया में, नेचुरल गैस है, इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री थी। तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ, पहले पहले मैं इस स्लाइड पे पहले आपको दिखाता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी मिनिस्ट्रीज है, कितनी मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो जितने भी मिनिस्ट्रीज है ये सारे हैं। एक कैबिनेट सेक्रेटरी है, कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है, डिपार्टमेंट ऑफ अटॉर्नी करेंसी, और यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के एक मिनिस्टर होगा, तो आप उनके नाम देख लेना। वो सिर्फ क्या करेगा, एग्रीकल्चर के बारे में डिसीजन लेगा। केमिकल एंड फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन, कोल की मिनिस्ट्री है, कॉमर्स इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सारी मिनिस्ट्रीज हर चीज के लिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। स्टेट लेवल पे भी ऐसा होता है, वहां पे एमएलए होते हैं और उनमें से स्टेट के चुने जाते हैं, और इस तरह से कंट्री के सारे चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें अब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता है और वो खर्चे करते हैं, तो ये बेसिकली फाइनेंस, पैसे का आना और पैसे का जाना, ये फाइनेंस है। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मैं यहाँ पे अगर देखूंगा, यहाँ पे लिंक भी दिया होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खोल दिया। ठीक है,
तो अब क्या है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जिसकी हेड अभी निर्मला सीतारामन है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या है, मिनिस्ट्री में 5 टाइप की डिपार्टमेंट है, मैं बट इनको नहीं बोलूंगा, मैं अगेन अभी वो वाला यूज करता हूँ। तो बेसिकली दो है यहाँ पे, मैं आपको वही वाली स्क्रीन पे वापस ले जाता हूँ। तो गवर्नमेंट के पास अब यहाँ पे जो कौन सी मिनिस्ट्री होगी, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, जिसका हेड होगा फाइनेंस मिनिस्टर। तो उनके पास एक तो मोटा मोटी रेवेन्यू आता है और दूसरी तरफ से वो एक्सपेंस करते हैं। रेवेन्यू के लिए क्या है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2 डिपार्टमेंट है और 3 डिपार्टमेंट, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या करता है, जो सिर्फ रेवेन्यू के जहां जहां से रेवेन्यू आता है उसको कर लेता है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर खर्चा कर लेता है, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट पे डायरेक्टली ले लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ उनके वहां से कि वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मैं वेबसाइट पे ले रहा हूँ आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनको क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंशन। तो अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पैसा आता है गवर्नमेंट को वो 2 तरीके से आता है। एक आता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स आता है वो सारा चीज आता है, लोग कंपनी इनकम टैक्स देती है, लोग अपनी इनकम जो उनके आती है उस पर टैक्स देते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, तो वहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, यहाँ पता है ना क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 2 बड़े बोर्ड है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनकम इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो वो जाके कलेक्शन करते हैं, इतने सारे एक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से पैसा लाता है वो, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, इसका खर्चा करते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या करता है, वो खर्चे करता है इन स्कीम्स पे, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी लेटेस्ट आपको एक नोटिफिकेशन आया था कि निर्मला सीतारमण ने वो नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 1/7/2020 के बाद कोई भी जॉब क्रिएशन नहीं होगा। तो वो आपको देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से वो नोटिफिकेशन है, क्यों, वही देखते हैं कि गवर्नमेंट इंडिया में कितना खर्चा होना है या नहीं होना। तो उन्होंने बोला कि अब कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि जो आप देखो सेंट्रल पे कमीशन लिखा है या फाइनेंस कमीशन, ये सारा चीज है, तो ये सारी चीजें वही देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे खर्चा करना। तो इन्होंने बोला कोई और गवर्नमेंट जॉब फिलहाल के लिए नहीं आ जाएगी, अगर कुछ होगा तो एक कोई मिनिस्ट्री का वो चीज अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली तो ये चीज समझ आ गया कि कहाँ कहाँ से उनका रेवेन्यू आता है और कहाँ कहाँ से खर्च आता है। रेवेन्यू मेजरली कहाँ पे आता है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, सर लोग इनकम टैक्स देते हैं वो आता है। मेरी इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है साल में, तो मैं उस पर टैक्स दे देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी गुड होता है या कोई भी सर्विस होता है, हमें पता था बिजनेसेस गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, तो उस पर आप देखते हो टैक्स लगता है। आप शर्ट लाओगे तो शर्ट पर टैक्स लगता है, आप पेट्रोल लोगे, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी वैट देना पड़ता है। आप किसी से सर्विस लोगे, आप देखोगे तो वो सर्विस टैक्स लगाएगा, जीएसटी लगाएगा। तो गुड्स एंड सर्विस पे वो गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स लगाता है। अभी आपने देखा कि पेट्रोल का प्राइसेस, क्रूड ऑयल कितना नीचे आ गया, बट पेट्रोल के प्राइसेस में फाइनली कम नहीं आया, क्यों, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिया उस पर, और वो टैक्सेस गवर्नमेंट के खाते में चले जाते हैं, लोगों को कुछ नहीं मिला। क्यों, गवर्नमेंट बोलते हैं हमें जो इतना खर्चा करना है इस साल तो रेवेन्यू कम हो गया, हमें नॉर्मली बंदा, हमने लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन नहीं होता, लोग सेल करते, लोग सर्विस देते, तो उससे टैक्सेस आता है, वो नहीं आया, तो हमने क्या किया, पेट्रोल की क्योंकि प्राइसेस कम हो गए थे, हमने टैक्सेस बढ़ा दिए, लोगों को पता भी नहीं चला, और हमारे पास फंड्स आ गए, उसको हम यहाँ पे खर्चा करेंगे। अब इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, तो उन्होंने बोला खर्चा सोच सोच समझ के करेंगे, ना कोई फंक्शन करेंगे, ना कोई डायरी पब्लिश करेंगे। ये गवर्नमेंट में जितने सारी डायरीज वायरी सब कुछ बंद कर देंगे, इवन अब लास्ट रिजॉर्ट था नौकरियां, वो भी बंद कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो बोले जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी हम उनको बेच देंगे, उनको प्राइवेटाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो आपको ये समझ आया सारा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से रेवेन्यू आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस खर्चा करता है। कहाँ कहाँ पे खर्चा करता है, सर लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स देते हैं, है ना। आपने पढ़ा था कि हम अभी तो, आप शायद बहुत सारों को पता नहीं होगा, एलपीजी में सब्सिडी आती थी पहले। पहले क्या होता था, 300-400 रुपए की एलपीजी आती थी सब्सिडाइज्ड, तो बट वो ब्लैक में बोलते थे ना, ब्लैक में, तो ब्लैक में वो 800-900 में बिक जाता था। तो 400 में क्यों मिलता था हमें, क्योंकि उसमें क्या था, उसका प्राइस 800 ही था, बट 400 रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी देता था और 400 रुपया हमें देना पड़ता था। वो गवर्नमेंट सब्सिडी देता, वो सब्सिडी कहाँ से देता था, यहाँ से जो वो टैक्सेस जमा करते थे और यहाँ पे वो खर्चा करते थे। फिर गवर्नमेंट ने बोला यार इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो ये जो एजेंट्स होते हैं, ये जो गैस डीलर होते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों को, अब देखते हैं कि हर किसी बंदे को, फैमिली को सपोज 12-12 गैस सिलेंडर होता है, कुछ फैमिली से जिनको यूज नहीं आता है, उनको महीने में 1-2 महीने 3 महीने में एक सिलेंडर मिलता है, तो उनके बाकी क्या ब्लैक में बेचते हैं और वो सब्सिडी का पैसा खुद लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला हम ऐसा करते हैं,
हम ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लाते हैं। तो उसमें क्या होगा, हर बंदे को अपने गैस अकाउंट के साथ एक अपना आधार जो होगा वो लिंक करना पड़ेगा, आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। तो उसको जब पेमेंट करनी होगी गैस सिलेंडर की, पूरी 100% पेमेंट करनी पड़ेगी 800 की। और फिर जो ये 400 या 300 जितना भी वो सब्सिडी है वो डायरेक्टली हम उसके अकाउंट में करते थे। तो वो पहले बहुत टाइम तक आता था, अभी रिसेंटली शायद जून जुलाई में गवर्नमेंट ने बोला अब कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पेट्रोल ये गैस के प्राइस बहुत गिर गए। तो इंटरनेशनल मार्केट में 500-600 का था, हम भी नॉर्मली भी 800 में बेचे थे, उसमें से 200-250 रुपया ये देते थे, सब्सिडी देते थे। अब उसकी जरूरत नहीं है तो हमने सब्सिडी हटा दिया। इस तरह से गवर्नमेंट को ये फायदा बच गया। इसके बगैर और भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैं आपको उसको लेता हूँ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली खर्चा करते हैं, जो डेवलपमेंट होता है रोड बनाना, तो उसके लिए जो खर्चा आता है तो वो भी गवर्नमेंट इन्हीं टैक्सेस से लेके एलोकेट कर लेती है। अब यहाँ पे आपने क्या चीज समझ लिया कि गवर्नमेंट के पास पैसा भी आता है और गवर्नमेंट खर्चे भी करती है। पैसा को सोर्स तो पता ही है, ठीक है, बट खर्च पैसा तो आ जाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, दो बोर्ड में मेनली रखे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स रखा है और डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रखा है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस रखा है। और ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स रखा है, सीबीआईसी जिसको बोलते हैं। तो वो तो बहुत सारे रूल्स बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इनकम टैक्स की रेट्स आती है लोगों पे, वो बोलते हैं कि तुम टैक्स क्यों नहीं भरते हो, तो नोटिस आते हैं। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट फोकस करते हैं रेवेन्यू आ जाए। अब रेवेन्यू आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू आ रहा है तो आ रहा है, उसमें फोकस कर रहे हैं। उसमें क्या आ जाए, इनकम टैक्स में वो आईटीओ को, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को क्या करते हैं, मतलब उनको बोलते हैं कि तुम ज्यादा रेवेन्यू लाओ हमारे लिए तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, मिलेगा। तो वो किसी भी बंदे को नोटिस करते हैं। वहां पर चोरियां कहाँ पे हो रही है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करता है, किसी बंदे को नोटिस देता है, उसको पता है कि इसको इतना पैसा देना है, इसने टैक्स की इतनी चोरी की है, पर इनकम टैक्स ऑफिसर वहां पे क्या करता है, ब्राइब लेता है उससे और वो आउट ऑफ द उस ऑफिस सेटलमेंट कर लेते हैं। उसको बोलते हैं कि उसको पहले 10 लाख की डिमांड निकालता है, फिर बोलते हैं चल ठीक है तू मुझे 1 लाख रुपया दे दे, मैं तेरी डिमांड को कम करता हूँ, 2 लाख कर लेता हूँ। तो फिर दो प्रूफ में तो उसमें वो सारे मिले होते चोरिया करते हैं, बट फिर भी रेवेन्यू तो आता है। तो रेवेन्यू के लिए डिपार्टमेंट रेवेन्यू स्ट्रिंजेंट एक्शन में, तो उसमें देख रहे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी चेंज ला रही है। बोल रही है अब ई असेसमेंट होगा, अब बंदे को अगर नोटिस आएगा सारा ऑनलाइन जाएगा, उसको उसके ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर और उस जो एसएससी जिसको बोलते हैं उसको नाम मिलाए, ताकि वो ब्राइबरी खत्म हो जाए। हमने नोटबंदी पढ़ा था, डिजिटलाइजेशन ये सारा इसीलिए कर रहे थे, वो ब्राइब कर दो। तो ये तो एक डिपार्टमेंट का रेवेन्यू हुआ। और सबसे ज्यादा चोरियां कहां पर होती है, ये जो एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट में ये जो खर्चा पैसा आ जाता है, इसका खर्चा जो करते हैं उसमें बहुत सारी दानियां होती है। अब ये मैंने परसों वाले एग्जांपल देते, पंचायत में छोटे छोटे लेवल पे किस तरह से वो होती है, दांगिया होता है। ये तो एक सब्सिडी वाला मैंने बोल देता है। इसमें पंचायत में वो क्या था कि फेक बोलते हैं कि इतना खर्चा कर दिया और उतना वहां पे खर्चा किया नहीं होता है। तो डोंट यू फील देयर वाज अ नीड कि इसको गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो एक नीड फील हो रही थी कि ये सारा डिजिटलाइज होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट के खर्चे कागजों में हो रहे हैं, इसको डिजिटलाइज होना चाहिए और इसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि आरटीआई के अंदर भी पूछा जाए और गवर्नमेंट को भी पता चल जाए कि हम जो पैसा भेज रहे हैं। अभी क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो स्टेट के लिए इतना पैसा भेज दिया। अब इसमें क्या होता है, फिर दो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ टैक्सेस जो सेंट्रल के नाम पे आते हैं, जैसे आप जीएसटी में आप देखोगे ना कोई भी बिल, तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी जीएसटी का बिल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखोगे, अगर मैं बोलूंगा उसका कोई भी इनवॉइस देखोगा, एक बेसिक प्राइस होता है, बेसिक प्राइस 1000 होता है। उसके बाद वो लिखते हैं सीजीएसटी, लिखते हैं 9%, तो ये बन जाएगा 90। और लिखते हैं एसजीएसटी 9%, कितना होगा 90, ये आएगा 1080। ठीक है, ये सीजीएसटी किसको जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो अगर जम्मू कश्मीर में ये गुड्स एंड सर्विसेज भेजे गए हैं, तो ये 90 रुपीज जाएगा गवर्नमेंट को, इंडिया कश्मीर गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। और ये 90 रुपीज जो जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा। तो ये मोदी का जो अकाउंट, नॉट मोदी का अकाउंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो अकाउंट होगा उसमें चला जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अब मैंने परसों वाले लेक्चर में बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंडिया की है, ना वो दिल्ली की है ना वो स्टेट की है। तो यहां से वो सेंट्रल के जो पैसे होते हैं वो कहां पे खर्च करेगा, या तो जम्मू कश्मीर में खर्च करेगा या पंजाब में खर्च करेगा। तो ये सेंट्रल भी इन 90 रुपीज को अपने पास नहीं रखते, इनको एलोकेट करते। पहले वो सेंट्रल के जो खर्चे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी खर्चे, बाकी जो बचता है वो रेवेन्यू शेयरिंग होता है, तो उन स्टेट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो एक मैकेनिज्म होता है कि किस स्टेट को कितना मिलेगा जो भी होगा। या कभी कभी खुदा ना खासा बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, तो नुकसान होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से अपना एक पैकेज देती है। और ज्यादा कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे इनको इलेक्शन के होते हैं, हालांकि वो बाद में देते भी नहीं है। ये सारा चीज करके वो खर्चा करते हैं। तो एक नीड फील हो रही थी कि ये जो खर्चा हम कहाँ पे कर रहे हैं, एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जहां पे हमें पता चल जाए कि हम जो खर्चा कर रहे हैं, हम जो लाखों में करोड़ों में पैसे दे रहे हैं, उसको कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो इसके लिए एक नीड फील हो गई, इसके लिए एक नीड फील होगी, क्यों ना एक सिस्टम हो जाए जहां पे इस सारे पैसे का हिसाब रखा हो, पूरा एक एक रुपए का हिसाब हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने फंड्स आए, उसमें से उन्होंने कहाँ पे खर्चा था, एक
एक डोमेन हो, एक MIS हो, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MI जिसको बोलते हैं, एक सिस्टम हो जहां हमें पता चले ठीक है इतना रेवेन्यू आया था, इतना खर्चा आ गया, तो हमारे पास इतना शॉर्ट कम, हमारा डेफिसिट इतना है, या यहाँ पे खर्चा करता है, उसका प्रूफ भी सारा मिल जाए। तो उसी के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी जिसका नाम था पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके टॉपिक में रखा है। हो कि अब आप जब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ PFMS का नहीं पड़ेगा, PFMS तो 2008 में स्टार्ट हुआ, पहले CPMS था, ऑफिसर कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो इसको करता है। इतना नहीं करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को अगर आपने सिलेबस में रखा है, उस चीज को समझ लो कि क्यों रखा है। आई होप कि आपको अब वो समझ आया कि क्यों जरूरत पड़ी PFMS बनाने की। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब हम आते हैं PFMS पे, और अगेन कुछ चीज आएगा तो मैं आपको उन वेबसाइट्स पे ले जाऊंगा और आपको एक इस तरीके से PFMS पढ़ा दूंगा कि आप अपनी लाइफ में इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले ले जाता हूँ, जो मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, मैं आपको उस पर ले जाता हूँ। ठीक है, तो PFMS के बारे में जो है, एक मिनट, यहाँ पे मुझे नोट चाहिए। ठीक है, PFMS जिसका पूरा नाम है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। एक लेक्चर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो उसमें बिजनेस के कंटेक्स्ट में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया कि वो पैसे का किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। और यहाँ पे क्या पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक पे खर्चा किया जाता है, गवर्नमेंट का खर्चा इज पब्लिक का खर्चा, तो उसके लिए जो सिस्टम है मैनेजमेंट का, उसका नाम है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को कब स्टार्ट किया था? ये 2008-2009 में इनिशियली स्टार्ट किया था। मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, ये जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, ये कागजों में होते थे। ठीक है, तो कोई डिजिटलाइज नहीं था, तो पहले ये डिसाइड किया था कि हम इसको डिजिटलाइज करेंगे, हम एक खर्चों का एक MIS रखेंगे जहां पे हम बोलेंगे कि कहां कहां पे खर्चा कर दिया। तो इनिशियली ये जो स्टार्ट किया था, इसका नाम था CPSMS। क्या नाम था, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। जो PFMS स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया था? 2008-2009 में। और इसका नाम क्या था? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब तब जो ये सिस्टम हमने बनाया था, हमने सिर्फ किसके लिए बनाया था? सिर्फ जो सेंट्रल प्लान स्कीम्स होते हैं, मैं आपको भी बता दूंगा सेंट्रल प्लान स्कीम क्या है। वो स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरा होता है सेंट्रल की खुद की स्कीम। मतलब उसमें एक होता है स्टेट करती है स्कीम कोई, और उसमें सेंटर अपना शेयर देती है उसको खर्चे के लिए। ठीक है, बट एक होता है सेंट्रल प्लान स्कीम जो सेंट्रल ही बनाती है। तो जब भी आप किसी सिस्टम को लाते हो, तो क्या आप एज अ होल पूरी कंट्री में लाते हो? नहीं, आप क्या करते हो, जब आप बिजनेस में भी कोई सिस्टम करते हो ना, तो हम पहले एक उसको बोलते हैं पायलट बनाते हैं, पायलट मॉडल बनाते हैं। जैसे हमने बोला कि बैंक में जो है अकाउंटिंग पूरी जो है मैनुअली हो रही है, क्यों ना आप बैंक को डिजिटलाइज करके, तो हम क्या एक ही दिन में सारे बैंक्स में कंप्यूटर्स लगा देंगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ब्रांच में करते हैं, फिर दूसरे, अगर वो सक्सेसफुल हो गया, उसमें कुछ लूप होल्स है वो ठीक करते हैं, उसके बाद जब हमें लगता है ठीक है फाइनल है ओके, फिर जाके हम सारे बैंक्स को डिजिटलाइज करते हैं। तो इस तरह हमने जो बोला कि हमने इन अकाउंट्स को डिजिटलाइज करना है, तो पूरे डे को जितने खर्चे हो गए एकदम बोला कि इसको अकाउंट ऑनलाइन करो, तो बहुत टाइम लगेगा। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि 8 बजे आके बोल दिया कि कल से 500 गए, 1000 के नोट्स बंद हो गए और लोग धक्के खा के मर जाएंगे। तो सिस्टम बनाना इतना आसान नहीं है। तो 2008-2009 में 4 स्टेट, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये जो CPS में स्टार्ट हुआ किन स्टेट्स में पहले हुआ था? तो द आंसर इज मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इनमें स्टार्ट किया था। और तब सिर्फ था कि जो सिर्फ सेंट्रल की प्लान स्कीम्स है, 4 सेंट्रल की प्लान स्कीम जो थे उनके लिए था। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना। क्या था? एक MG नरेगा, नरेगा पता है ना, उसमें कश्मीरी में बोलते हैं नरेगा जब मरेगा तभी तरेगा। ठीक है, बट आप जल्दी पैसे आ जाते हैं। MG नरेगा जिसमें वो लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आपने पढ़ा है कि उसमें वो हॉस्पिटल या सब डिविजनल हॉस्पिटल बनाते हैं, तो वहां पे भी खर्चा करती है डॉक्टर्स वॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल्स में। तो उसमें जितना भी खर्चा हो रहा है वो ऐसे ऐसे सर्विस शिक्षा अभियान जो स्कूल थे, और PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आप ये सारी चीजें देखे होंगे, बीइंग ए विलेजर्स आपने ये सारी चीजें देखोगे। तो पहले ये उसी के लिए लाया कि ये जो 4 स्कीम्स है, नरेगा, NRHM, SSA और PMGSY, ये भी याद रखना। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो वो क्या 4 स्कीम थी जिसके लिए पहले ये सिस्टम बना दिया? तो एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया जिसमें बोला है नरेगा का जितना भी खर्चा होगा वो ऑनलाइन रहेगा। तो भी आपने देखा होगा, हो सकता है कि पहले नरेगा का पैसा ऐसे ही कैश में मिलता होगा, बाद में बोला नहीं ये बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। तो हर किसी को, बंदे को अपना जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा नरेगा में, आपने ये देखा होगा। और जॉब कार्ड बनाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो मस्टर रोल से वहां पे अटेंडेंस आ जाएगी, और फिर जाके वो ब्लॉक में जाएगा जैसे करके,
वहां पे वो सेक्शन करेंगे और डायरेक्टली गवर्नमेंट से फंड्स रिलीज हो जाएंगे और उस बंदे के अकाउंट में चले जाएंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड, मैं अभी दिखा दूंगा आपको कि कैसे पूरा रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो पहले क्या डिसाइड किया, ये 4 स्कीम्स है और ये 4 स्टेट्स हम लेंगे एज ए पायलट मॉडल पे। तो यहाँ पे ये स्कीम्स का फुल्ली डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। और जब ये फिर सक्सेसफुल हो गया, फिर डिसाइड किया गया कि अब हम इसको नेशनल रोल आउट करेंगे। मतलब सीपीएसएमएस को आप क्या करेंगे, इसको सेंट्रल प्लान स्कीम ही नहीं बल्कि जो बाकी स्कीम्स भी है, जितना भी पब्लिक का खर्चा हो जाता है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, अभी तो हमने सिर्फ 4 स्कीम्स के लिए किया था, वो भी सेंट्रल वाली नहीं, अब जितनी भी स्कीम्स है सारी ऑनलाइन जाएंगी, सारे अकाउंट्स डिजिटलाइज हो जाएंगे। और उसके लिए जो सिस्टम को चेंज किया था सीपीएसएमएस को, उसको बोला कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, उसको पीएफएमएस, के लिए भी अब जो सिस्टम वो बनाएगी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो जिसमें वो पूरा एक एक रुपए का हिसाब रखेगी कहाँ पे खर्च हो। तो जितनी भी अब स्कीम्स होगी उनका सारा खर्चा का रिकॉर्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, पीएफएमएस पे। ठीक है, तो ये आपको बोला मैंने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, ताकि उससे क्या हो जाए, तो फंड्स डिस्पर्स किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनका हिसाब रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बच्चों को ऐसा तो जरूरत इस बात की थी कि इस मनी का हिसाब रखा जाए, और जो इंटेंडेड पर्पज है, अगर नरेगा में उस बंदे को मिलना चाहिए रोजगार, तो डायरेक्टली पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए। अगर सब्सिडी एक पर्टिकुलर गरीब इंसान के लिए है, तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वो हिसाब रखा है। तो एजेंसी जितने भी है उन सबको उधर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पीएफएमएस क्या है, मैंने आपको बोला ये सारा डिजिटल है, तो एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड। कौन इसको देख रहा है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पैसा का बात है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है, अब मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दी ना, ये सारा क्या है, जो खर्चा मैन्युअली हो रहा है उसको डिजिटलाइज करने की जरूरत थी। क्योंकि उसको डिजिटलाइज करने की जरूरत थी, ये गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, मतलब अकाउंटिंग कौन करता है, उसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। एक है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर जनरल वो ऑडिट करता है गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे डायरेक्टली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडर के, उन सबका ऑडिट कौन करेगा, सीएजी। मैंने आपको परसों भी बोला था, आप पंचायत हो, सीएजी अपनी कुछ बनाएगा यूनिट्स, डायरेक्टली सीएजी नहीं आएगा ऑडिट करने, कुछ उनकी जो एनसीडीज हो गए उसमें वो जाके इनका ऑडिट करेंगे, क्योंकि पब्लिक के पैसे का, जैसे मैं एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब करता हूं, तो हमारा सीएजी का ऑडिट होता है कि ये पब्लिक सेक्टर के पैसे, बंदे खुद को पैसे तो नहीं ले रहे, तो हमारा ऑडिट होता है। तो कौन से आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल में हमारा हिसाब लेता है। इसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का काम क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के ये मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं इनको डिजिटलाइज करना है, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग कर देना। तो इसके लिए, क्योंकि पीएफएमएस, क्योंकि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये काम है कि वो अकाउंटिंग करे इंडिया की जितने भी गवर्नमेंट की है, तो इसके लिए ये रोल किसको दिया गया, जो करेक्ट बॉडी थी वो थी ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पीएफएमएस है, इट इज डेवलप्ड बाय whom? तो द आंसर इज ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि इट इज मोर फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिट का नहीं। तो अगर सीएजी होगा, सीएजी नहीं, आरबीआई नहीं, करेक्ट आंसर विल बी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि उसका काम क्या है, कंट्रोलर जनरल का, मैं आपको उधर उसकी वेबसाइट पे ले जाता हूं। उससे क्या होता है, पहले मैं ये क्लोज कर लेता हूं, एंड नोट को क्लोज कर लेता हूं, और मैं आपको लेता हूं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है, ये मैं आपको लेता हूं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, इट इज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिंसिपल एडवाइजर है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग मैनेजिंग टेक्निकली साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसको, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो क्या हो, टेक्निकली साउंड हो, उसमें कोई फ्रॉड नहीं हो, सब कुछ पता चल जाए कि कहां पे हो। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अकाउंट्स बनाने के, रेवेन्यू कितना आया, एक्सपेंस कितना है, तो डेफिसिट कितना है, जीडीपी कितना है, ये सारा चीजें रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज और कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट्स के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है। तो ये उसका आया, तो इसके जो है इज द सोमा रॉय बर्मन, ये आईसीएस इज द सीजीए। अब देखो इनकी बहुत सारी कामें हैं, अब इनका ये आप देखोगे, इन्हीं के पास जो है, इन्हीं को क्या करना है, इन्हीं को पीएफएमएस सिस्टम जो है, पीएफएमएस सिस्टम जो है वो इन्हीं के अंडर में है। तो आप देखो इनकी जो अपनी वेबसाइट है, वहां पे आईटी डेवलपमेंट आप देखोगे पीएफएमएस इन्होंने बना दिया है, इन्होंने पीएफएमएस बना दिया। तो ये मैंने आपको ले गया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की जो वेबसाइट है, आपको देखा, मैंने आपको बोला इट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये देखो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, आप गूगल में करो पीएफएमएस, इट इज
इम्प्लीमेंटेड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डायरेक्टली इनकी वेबसाइट है, देखा मैं आपने। इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि ये 2 लेक्चर्स लास्ट में मैं व्हाइट बोर्ड में ना पढ़ाऊं, बल्कि आपको अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड करूंगा और आपको मैं ले जाऊंगा उन सब चीजों में, ताकि आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिकल व्यू आ जाए। इम्प्रूव प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका नाम है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे, मुझे इरेजर चाहिए, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। मुझे लगता है आपको ये थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि बीच में स्क्रीन क्या आ रहा है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो कुछ मैंने इनिशियली बोला, पहले 4 स्टेट में कर दिया, फिर नेशनल रोल आउट किया। आप जितने भी खर्चे होंगे वो सारे ऑनलाइन हो जाएंगे, पूरा पता रहेगा। तो अब देखो, इसमें बहुत ही अच्छा सिस्टम है। टुडेज ट्रांजैक्शन, जितने भी गवर्नमेंट की आज की दिन की ट्रांजैक्शन हो गई है अभी तक जो है, वो हुआ है 93,651 ट्रांजैक्शन हो गई है गवर्नमेंट के। मतलब आज के दिन में अगर गवर्नमेंट ने किसी को पैसा दे दिया, तो कितने लोगों को पैसा दिया? 93,651। अभी तो 12 ही बजे हैं, 12:30 जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो खर्चा किया है वो 19 करोड़ का खर्चा किया है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो ट्रांजैक्शन टोटल हुई है 68 करोड़ 60,31,254 ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दी है, जहां पे भी वो कर दिया, क्योंकि अब नेशनल रोल आउट है सारे। और अभी तक जो गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया है वो 12 लाख, मतलब 1 अप्रैल से अभी तक 12,57,218। और यहाँ पे एक है नो योर पेमेंट्स, ट्रैक एनएसपी पेमेंट्स, सारा यहाँ पे। और अगर आप कोई एजेंसी हो, मतलब अब क्या है ना, बहुत सारे काम क्या है ना, कुछ एजेंसीज करती है। जैसे हमने बोला कि आधार कार्ड बनाने हैं देश में, तो एक एजेंसी बनाई जाएगी। एक एजेंसी होगी, वो क्या करेगी, लोगों को आधार कार्ड बनाएगी। और सपोज वो एक आधार कार्ड बनाने के 500 रुपए लेगी, तो वो पहले इसमें रजिस्टर करेगी, फिर जाके वो पूरा दिखाती है मैंने कितने लोगों को आधार कार्ड बनाया, तो उससे मेरा कितना होगा। तो यहाँ पे वो रजिस्टर करेगी पीएफएमएस में, और अपना बैंक अकाउंट सब डिटेल देगी। तो पीएफएमएस सिस्टम उसके बैंक अकाउंट को लिंक करेगा, चेक करेगा ओके है, फिर जाके वो अपनी डिटेल्स देगा, वो सबमिट होगा, और फिर यहाँ के थ्रू उसको पैसे मिलेंगे, तो उसको भी अपना पैसा मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा चीज है पीएफएमएस का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से ही आपको पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आप कुछ भूल ना जाओ। अगर मैं इनकी वेबसाइट को पीएफएमएस, क्योंकि आपको इसके बारे में, अगर मैं पीएफएमएस के बारे में बता देता हूँ तो ये सारा आएगा। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इनिशिएटेड एज अ प्लान स्कीम। आप ये गूगल पे ये वेबसाइट देखते हैं, मैंने अपनी नोट्स में ही सबसे लास्ट में ये दे दिया, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। पहले इसको सीपीएसएमएस नाम था 2008-2009 में, एज ए पायलट टेबल। पायलट टेबल मतलब इनिशियली एक जगह पे हमने करते हैं, पायलट मॉडल जिसे बोलते हैं, 4 स्टेट में कर दिया था। फिर जब वो सक्सेसफुल हो गया, और 2013 में क्या किया गवर्नमेंट ने, बोला कि इसको नेशनल रोल आउट करते हैं, और फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। पहले बोला 4 साल के देखते हैं, और वो सक्सेसफुल हो गया अब पूरे साल के लिए। तो उनको उनका काम ये करना पड़ेगा, तो मैंडेट ये सारा कुछ आप यहाँ से पढ़ लेना, इनका काम है। और फिर 2017 में क्या किया गवर्नमेंट ने, एक और ब्यूटीफुल चीज कर दी। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बोलते थे कि कुछ खर्चे हमारे प्लान स्कीम होते हैं और कुछ नॉन प्लान स्कीम होते हैं। गवर्नमेंट ने अब बोला कि कोई प्लान स्कीम और नॉन प्लान स्कीम का बाइफर्केशन नहीं रहेगा। पहले ये सिर्फ प्लान स्कीम के लिए था, सेंट्रल प्लान स्कीम। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 2017 में 2 मेजर चीजें कर दी। अरुण जेटली ने जो बजट दिया था उसमें उन्होंने बोला कि पहले क्या होता था, रेलवेज का बजट और जनरल बजट अलग होता था, क्योंकि रेलवे में बहुत ज्यादा खर्चा होता था, पुराने ये 70 साल से चलता रहा। फिर बोला यार इसकी क्या जरूरत है, अब तो रेलवे का खर्चा कम होता है, जनरल एक्सपेंडिचर ज्यादा, और डिफेंस का एक्सपेंडिचर रेलवे से भी ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के हमने दिल बहलाने हैं अमेरिका और इसराइल को, तो वहां से फॉरेन से सप्लाई करना है ज्यादा इंपोर्टेड फंड्स का, तभी जाके कश्मीर के इशू को ऐसा बना दिया। एनीवेज उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो डिफेंस का खर्चा ज्यादा होता है, तो जेटली ने ये बोला कि आज के बाद रेलवे का अलग बजट नहीं आएगा, एक ही बजट आएगा। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि ये जो प्लान है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, कि ये प्लान एक्सपेंडिचर बेसिकली होते थे जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट होते ना, डेवलपमेंट पे जो खर्चा करता है उसको प्लान बोलते थे, क्योंकि जिससे पता था कि फ्यूचर में इनकम आ जाएगी। जैसे रोड्स बना दिए तो वहां से टैक्सेस आ जाएंगे, रोड टैक्सेस आ जाए, बिल्डिंग्स बना दी, मतलब कुछ गवर्नमेंट के दफ्तर बना दिए, जो भी है वो बोलते थे प्लान। और नॉन प्लान क्या था, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज दे दी, इधर उधर खर्चा करते जिससे कोई इनकम नहीं आ, जो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो उसको खत्म कर दिया। बोला ये प्लान नॉन प्लान को कोई बेनिफिट नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो सैलरीज वैलरीज जैसे बिजनेस में होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे फ्यूचर बेनिफिट आएंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका एक ही साल में यूटिलाइज है। तो उन्होंने प्लान और नॉन प्लान को भी 2017 में खत्म कर दिया। तो इन्होंने ये बना दिया, ये सारा उनका रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको सारा दिखाता हूँ, इस तरह से इन्होंने बता दो, तो ये सारा आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें देखो इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगा, एन एक्शन प्लान हैज इंप्रूव्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्रू जस्ट इन टाइम रिलीज ऑफ फंड्स। लोग पहले क्या होता था, सरकार के पास कॉन्ट्रैक्टर को पैसा लेने थे, सालों साल लगते थे, गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता था। क्या बोलता था वहां पे पियोन, उधर जब जाते थे गवर्नमेंट दफ्तर में, तो बोलते थे आज अब सर मेरे फंड्स नहीं आए। वो बोलता था ठीक है, वो साहब के पास फाइल पड़ी है, और फिर वो फाइल कब पड़ती थी, जब यहाँ से
रोक डाक चलता था, जितना जितना पैसा चलता था उतना जितना होता, तो करप्शन बहुत होता था, सर आपकी फाइल रुकी है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम सबको डिजिटलाइज करेंगे और जस्ट इन टाइम रिलीज ऑफ फंड्स होगा। आप खुद जाके पोर्टल में बोलो ये चीज हमने कर दिया है, वहां पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको फंड, और मोदी या जो सुप्रीम लीडर होगा वो सूरज जाके ऊपर देख लेगा अपने एमआईएस पे कि कहाँ भाई कहीं पे कुछ लैगिंग तो नहीं हो रहा है। अभी गवर्नमेंट इस लेवल पे अपने पर्सनल डिस्प्यूट्स अपनी जगह, बट गवर्नमेंट इस लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है डिजिटलाइजेशन अकाउंट करना, और जहां जहां पे उनको लगता है करप्शन के लूपहोल से उनको खत्म करने की। खुद तो करप्शन जो जैसा करता है वो तो करता ही है, अपने इलेक्शन के लिए पर्टिकुलर बंदू को फेवर करना वो अलग बात है, बट गवर्नमेंट कॉमन पब्लिक के लिए एक सिस्टम बना दिया जिसमें जस्ट इन टाइम रिलीज ऑफ फंड्स होगा, मॉनिटरिंग यूज ऑफ फंड्स थ्रू इंक्लूडिंग अल्टीमेट यूटिलाइजेशन, तो पूरा पता चलेगा। आप देखो ना, आप एक ऐसा सिस्टम है आपको पूरा पता चल रहा है कि आज कितना खर्चा हो गया, कहाँ कहाँ पे खर्चा हो गया, तो पूरा पता चलेगा, कहीं चोरियां तो नहीं हो रही, तो ऑडिटर को भी ऑडिट करने में आसानी हो जाएगी, भाई यहाँ पे दिखा तो इसको खर्चा क्यों किया, ये खर्चा कर दिया। मैंने आपको कल नहीं दिखाया था नरेगा में सोशल ऑडिट, क्योंकि पहले ये नरेगा के लिए तो लाया था, नरेगा में खुद भी ऑडिट का है, तो नरेगा में मैंने आपको दिखा दिया कि उसका पूरा सोशल ऑडिट रिपोर्ट में पूरा खर्चा निकलेगा, तो ऑडिटर जाके वहां पे पूछ लेगा। नरेगा भी क्योंकि पीएम से लिंक है, मैं आपको दिखेगा वो नरेगा में बोल रहा है कि उस बंदे को पैसे मिले थे, जो मैंने कल आपको दिखा था, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, अगर हमें लगा कि लेक्चर ज्यादा लंबी नहीं जा रही है तो वहां पे मैं दिखाता हूँ कि वो जैसे कैसे जाके उसका पैसा मिला है कि नहीं मिला है, वो भी यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल रोल आउट ऑफ पीएफएमएस विच इंक्लूड्स इंटर आलिया मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, जो सारी चीजें इनको करनी पड़ेगी, तो ये आप पीएफएमएस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो मेजरली अगर आप देखोगे क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट को पूरा पैसा पता, पूरे पैसे का हिसाब रहेगा, सारे खर्चे जो हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहा है अब, और उसका पूरा हिसाब रह रहा है। तो ये मैंने आपको अबाउट बोल दिया इसका। उसके बाद अगर आप देखो बैकग्राउंड हो गया हमारा, ये देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डीबीटी थ्रू पीएफएमएस, पीएफएमएस के थ्रू क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या था, कुछ सिलेक्ट स्कीम होता है जहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम डायरेक्टली जो पैसा है लोगों के अकाउंट में डालेंगे, बीच में जो एजेंट्स हैं उनको हटा देंगे ताकि वो चोरियां ना करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया, सारे बैंक्स को इसमें पीएफएमएस में लिंक कर दिया और वहां से फिर खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पीएफएमएस का बता दिया। ये देखो ये यहाँ पे डेफिनेशन, ये सारा मेजर स्कीम वो सारा कुछ है, थोड़ा थोड़ा देख लेना। डायरेक्ट बेनिफिट थ्रू ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स ये आ गया। पीएफएमएस, अब देखो नेशनल मिशन जो मैंने सर्विस शिक्षा अभियान बोला था, यहाँ पर पूरा आता है स्कूल एजुकेशन पे, नेशनल मेरिट कम मेरिट मींस का मेरिट स्कॉलरशिप जो आता है ना, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर टेंथ 12th का जो आता है, हायर स्टडीज का जो वो तो सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड, वो सेंट्रल प्लान स्कीम है, तो उसका पूरा खर्चा आता है किसको, ये मिस सुरुत्रि जी को, जिसको 12,000 मिले उनको 6,000 मिले, अगर तुम में से किसको मिलेगा तो उसका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा हिसाब रहा है कि किसको पैसे दे दी। ठीक है, ये लोकेशन बोलते हैं कहाँ पर है, ये कंटैक्ट एस है। ठीक है, पीएफएमएस प्रोजेक्ट सेल, या अगर कुछ फीडबैक देना है, ये डिस्क्लेमर देना है। दिस वेबसाइट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सेंट्रल प्लान स्कीम्स टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। द इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड हियर इज बेस्ड ऑन द डाटा अपलोडेड बाय डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज विद utmost care has been taken। तो ये सारे चीज बोलते हैं फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज आर नॉट कॉन्ड, ये जो मिनिस्ट्रीज है ये पीएफएमएस में नहीं आती है। क्यों, ये सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, तो इनको हम ये वाले जो है इनको हमने इधर नहीं रखा है। एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे, डिफेंस में किसको पैसा गया वो यहाँ पे दिया गया, क्योंकि उसमें नेशनल सिक्योरिटी के खतरा होता है, वो चीजें यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बैंक्स का भी आपको डिटेल मिलेगा, तो मैं आपको होम होम टेब पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कवर होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, जो गवर्नमेंट का मैंने दिखा ना कि स्कीम्स होती है, ये जो जैसे बच्चों के स्कीम्स होते हैं, इसी तरह से वो गैस की सब्सिडीज, बाकी सब्सिडीज, वो सारा डायरेक्ट आता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जो स्कीम तो स्टेट की होती है, उसमें कुछ खर्चा स्टेट भी करते हैं और कुछ सेंट्रल, दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट बट दे आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर, तो उसमें रेशियो होता है 50-50, 70-30। हाईएस्ट रेशियो जो होता है वो सेंट्रल बियर करते हैं और छोटा रेशियो जो है वो उसमें स्टेट बियर करती है। ठीक है, तो स्टेट का बोलोगे, स्टेट का फायदा क्या होता है, स्टेट को टैक्सेस का, स्टेट में जो लोकल टैक्सेस होते हैं, जैसे जीएसटी का मैंने आपको दिखाया, जो 9% है वो स्टेट को जाता है और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक तो अपना शेयर उसको मिलता है जीएसटी का, वैट का, और फिर जाके उसको सेंटर भी कुछ पैसे, इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा आता है और वो फिर वहां से जाके खर्चे करते हैं। ठीक है, उसको रेवेन्यू आता है और वो खर्चे करते हैं। और क्या कवर में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब जो पूरे सेंटर की 100% यूटिलाइज स्कीम्स है उनको सेंटर, और अदर्स में अभी कुछ खास है नहीं। तो इस तरह से आपको पीएफएमएस का समझ आया। यहाँ पे आप क्या करते हो, नो योर पेमेंट डाल सकते हो। सपोज आपका यहाँ पे आप है, ये आप जैसे ट्राई कर देना, ये मैंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक डाल दिया। ठीक है, जैसे मैं इधर जम्मू एंड कश्मीर बैंक डालूंगा और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज आप यहाँ पे ट्राई कर देना, जो जो कल नहीं था मैंने नरेगा में दिखा दिया कि उस बंदे को वो बोल रहा था हबीब मीर, किसी का बंदे का इतना पैसा आया था,
आप इसमें डाल दो ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हाँ वाकई उसको पैसा मिलेगा। अगर आपको भी कोई गवर्नमेंट से पैसा आना है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दो, तो आपको मिल जाएगा कि आपको पैसा आया है नहीं आया। और दूसरा चीज है, जो एजेंसीज वेजेंसीज होती है, वो जाके यहाँ पे क्या करती है, वो लॉग इन भी करती है, और उनको जाके यहाँ पे वो लॉगिन वॉगिन कर लेते हैं, तो पूरा उनका रिकॉर्ड आ जाता है, जो भी आपके कंट्रोल उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पीएफएमएस की वेबसाइट पे भी ले लिया, वहां पे देखो तो सारा खर्चा उनका, रेटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारा कुछ इनका है। ठीक है, अब मैं आपको अगेन नोट्स पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना जो जो इसमें है। 2013 में क्या किया, नॉन प्लान और प्लान स्कीम पहले होता था, फिर 2017 में उस चीज को भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ द फंड्स फ्रॉम द स्टेट टू द लोएस्ट लेवल ऑफ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अभी टाइम नहीं है, आप खुद देख लेना। वो नरेगा के फंड्स कहाँ कहाँ पे हो गए, किसको मिले, वो भी पूरा वहां पे पता है। बोथ आर फंड्स फ्लो टू स्टेट और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है उनको मिलती है। ठीक है, registration along with bank details of all agencies receiving plan funds at all types of operation, payment to ultimate beneficiary through beneficiary को, तो ज्यादा पैसा जो आपको अगर सब्सिडी ऑब्सिडी का पैसा भी ना, वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, आपको मिला है। जो टाइम आता था एजेंसी के उसमें फंड्स आने में, उसमें टाइम लग जाता, वो सारा खत्म हो गया, जस्ट इन टाइम पैसा मिलेगा। और इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, नीति आयोग जो है, ठीक है, नेशनल जो इंडिया को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाता है, नीति आयोग, तो वो अंडर द कंट्रोल जनरल एंड अकाउंट्स क्या है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, प्रोग्राम डिविजन, मिनिस्ट्रीज, पीडीओज, आरबीआई, स्टेट, ये सारे। ठीक है, ये बेनिफिट कैसे करेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी पूरा पता चल जाएगा कि भाई खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं। चोरियां लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, बट फिर भी पूरा पैसे जो पहले कहीं पे हिसाब नहीं होता था, वो जाके अभी ऑनलाइन है, सारा पता चल जाता है। इट विल हेल्प गवर्नमेंट ascertain द एक्चुअल स्टेटस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय मल्टीपल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, तो पूरा पता चल जाएगा। ये कुछ जो मैंने आपको दिखा था पीएमएस, ये इसको फ्रंट एंड बोलते हैं, तो ये हम लोग जैसे पब्लिक को दिखता है। इसका एक बैक एंड भी है, जो जाके जैसे मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी को डायरेक्टली होगा, उसको एक एक्सेस होगा, वो कुछ भी देख सकता है, एमआईएस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी अपने तरीके से देखता हूँ, तो बैक एंड में उनके कुछ वो दिया था जो हमें नहीं दिखता है पब्लिक को, ये पब्लिक के लिए जो है। PFS after implemented on full scale will help union government to minister. It will allow the government to monitor and access more than 1 lakh crore of idle funds lying in. तो जो वेरियस फंड्स में खर्चा पड़ा है उसको पता चलेगा, यहाँ पे इतना इतना एलोकेट कर दिया और इतना अभी बचा है, तो वहां से वो यूटिलाइज हो जाए। तो गवर्नमेंट को क्या होता है ना, लोन लेना पड़ता है। वन ऑफ द सोर्सेज गवर्नमेंट को वो आरबीआई से बॉन्ड्स लेते हैं। अभी चल रहा है कि यार इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, तो अभी एक कंसेप्ट चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसा करे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करे आरबीआई को, और आरबीआई उनको पैसे देगी, और उस बॉन्ड्स पे आरबीआई उससे इंटरेस्ट लेगी। अब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब कितने फंड्स लेंगे, तो जब गवर्नमेंट को पता चलेगा हमारा खर्चा कहाँ पे हो रहा है और हमारा रेवेन्यू कितना है, वो सारा जब उसको रियल टाइम पता चल जाएगा, तो उनको पता होगा हमारे पास भी कितने फंड्स है, तो उससे वो डिसीजन भी लेते हैं हमें कितना लोन लेना पड़ेगा, हमें कितनी करेंसी छापनी पड़ेगी, लोगों के पास पैसा नहीं है तो पैसा कैसे लाएंगे, वो सारा उनको वो डिसीजन वो ले सकते हैं जब हमारे पास। तो भी बोलते हैं डाटा इज द गोल्ड, न्यू गोल्ड, या क्रूड, जैसे बोलते क्रूड को गोल्ड, डाटा इज द न्यू ऑयल, है ना, क्योंकि डाटा पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को भी डाटा चाहिए कि कहाँ पैसा यूटिलाइज हो रहा है, कितना पैसा बचा है हमारे पास, कैसे, ताकि वो डिसीजन ले रहे। तो इसके लिए पीएफएमएस की बहुत जरूरत है। वन गवर्नमेंट एक्सेस फंड, इट डजंट नीड टू बोरो द अमाउंट। ठीक है, तो सीपीएमएस के लिए सबसे बड़ी बात है 2009 में इसको माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट डेवलपर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, और मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया था। ये मैंने एक वेबसाइट का फ्रंट पेज भी लगा दिया है पीएफएमएस का, और मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी रख लिए हैं, तो जितने भी वहां पे था 2008 में हुआ था, 4 स्टेट्स, वो सारा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जो करना है। आई होप कि मैं इस पे जस्टिस कर पाया, कि मैं आपको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बता दूं क्या है, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली पीएफएमएस नहीं बता दिया दिस इज दिस, तो मुझे वो सेटिस्फाई, मुझे अपने से वो अच्छा नहीं लगता कि मैं डायरेक्टली टॉपिक पे बोल दूं, बल्कि मैं एक बेस बनाने की कोशिश करता हूँ। आई होप मैं इस पे जस्टिस कर पाया। इस तरीके से यहाँ पे ये भी अनाउंस करने जा रहा हूँ कि ये हमारा लास्ट लेक्चर था आपका, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो भी आप देख लेना जो मैंने 11th के लिए। तो पहले 3 लेक्चर जो था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है, वो तो बेसिकली था कि 11th के लिए, बट आपके लिए भी रेलेवेंट है, तो आप तीनों लेक्चर्स, उसके बाद मैंने पूरे लेक्चर्स आपके ही रिकॉर्ड कर दिए, तो टोटल 22, और वो एक लेक्चर आप 23 लेक्चर्स में बोल सकते हो कि पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। आपके सिलेबस में 15 टॉपिक्स थे, आपके सिलेबस में 15 टॉपिक्स थे, तो मैंने कोशिश की कि इन 15 टॉपिक्स को फर्दर तोड़ के मैंने 22 चैप्टर्स इनके बना दिए, और उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए, वो मैंने आपके लिए डाल दिए। आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना। मैंने अभी तक लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी दिए थे, और नोट्स के बाद मैंने एक बुक बना दी है, जो मैं आज ही रिलीज करूंगा, आज जो लास्ट लेक्चर आएगी उसके बाद ही वो बुक रिलीज हो जाएगी, तो आप बुक को पढ़ लेना। मैं जस्ट यहाँ पे आपको, अभी वो पूरी बनी नहीं है बुक, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दूं, अभी अब वो डेवलपमेंट स्टेज पर ही है। ठीक है,
मैं अभी बुक को दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मेरी बुक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, ये मैंने जो बुक बना दी है अकाउंटेंसी फॉर पंचायत अकाउंटेंट, इसमें मैंने लास्ट में 300 एमसीक्यूज रख लिए हैं। तो आप इनको पहले, ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली एमसीक्यू पे आ जाओ, पहले लेक्चर, पहले टॉपिक्स को देखो, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एमसीक्यूज को देखोगे। कोशिश की है मैंने कि ऐसे एमसीक्यूज इस पे आ जाएं जो आपके एग्जाम में आ जाए, नहीं तो उसी कंटेक्स्ट में वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने अबाउट द ऑथर और ये मैंने प्रीफेसेस का दे दिया है, और ये टॉपिक सारे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये सारे जो टॉपिक्स है मैंने जिस चीज पे लगा था उस पे मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए है आपके लिए और टॉपिक्स बना दिया है। उसके बाद जैसे ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग, ये मैंने पूरा बुक बना दी है। इसके बाद फिर क्या होगा, आप एक और चीज जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, लास्ट में मैंने क्या कर दिया है, जो शायद मुझे लगा था कि जरूरत है, तभी मैं बुक को भी थोड़ा सा डिले इसलिए कर दिया क्योंकि आज लास्ट लेक्चर थी। तो उसमें मैंने क्या है, हर टॉपिक के एंड में मैंने क्या किया है, यूट्यूब का लिंक डाल दिया है लेक्चर का। तो आप देखो, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस लिंक पे क्लिक करूंगा, तो ये लेक्चर, ये आपको डायरेक्टली लेक्चर पे ले जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए ये बहुत आसान चीज मैंने कर दी कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको मैंने बुक जो है, टॉपिक जो है, टॉपिक के लास्ट में मैंने आपको क्या किया है, लेक्चर का लिंक दे दिया है, और लेक्चर पढ़ने के बाद आपको उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख लेना है अगर आपने अभी तक नहीं दिया। इस तरह से चैप्टर नंबर 2 है, लास्ट में मैंने जाके क्या कर दिया है, इधर भी मैंने लिंक दिया होगा, तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने कोशिश की, और लास्ट लेक्चर था वो उसमें एडिट करके डाल दूंगा। ठीक है, और फिर जाके मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, और वहां पे मैंने क्या कर दिया है, वहां पे मैंने फिर ये एमसीक्यूज डाल दिए, 300 एमसीक्यूज मैंने डाल दिए। वो ऐसे एमसीक्यूज जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ जाएंगे, सारे आज में कोशिश कवर किए करने की है। ठीक है, बट एमसीक्यूज डायरेक्टली पढ़ने का कोई फायदा नहीं जब तक आप टॉपिक को नहीं समझो, क्योंकि एमसीक्यूज तो बहुत सही है, मैंने सोशल ऑडिट और इन सब पे भी, पीएफएमएस पे भी क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, लास्ट में मैंने इनकी आंसर की, क्योंकि पहले जो नोट्स थे तो मैंने साथ साथ में आंसर दिया था, बट यहाँ पे मैंने आंसर की अच्छे से कर दिया। तो आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, बुक जब भी रिलीज हो जाएगा, अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आप क्या करोगे, आप पहले इस बुक के टॉपिक नंबर 1 को पढ़ोगे, उसके बाद लास्ट में वीडियो है, वीडियो को देखोगे, या पहले वीडियो को देखोगे फिर जाके उसको देखोगे, जिस तरह से तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसके बाद फिर जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एमसीक्यूज देख लेना। ठीक है, एमसीक्यूज पहले 250 एमसीक्यूज जो है वो टॉपिक वाइज गाइड हो, मैंने टॉपिक नाम नहीं रखा है, बट आपको हिंट मिलेगा, पहले 5-6 टॉपिक्स इंट्रोडक्शन पे हो गए, 7-8 क्वेश्चन बेसिक अकाउंटिंग में, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे, की जो टॉपिक है 10-10 20 जो क्वेश्चन, तो 250 क्वेश्चन उनके बेस पर है। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन लास्ट में वो मैं रैंडमली डाल दिए, ताकि फिर 250 तक आपको थोड़ा स्मूथ मिल जाए, और फिर आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए मैंने लास्ट के 50 रैंडमली डाल दिए, ताकि आपका ओवरऑल रिविजन हो जाएगा। ये मैंने अपने एंड से एक ऑनेस्ट कोशिश की है कि आपको आसानी हो जाए अकाउंटेंसी के लिए। मैंने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए किए, किसी और बुक के लिए नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझता था, मैं किसी और बुक के बारे में कुछ, मतलब कि बुक के बारे में लेक्चर्स या कुछ नोट्स वोट्स बना लूं। मैंने अकाउंटेंसी के लिए जो मुझे लगा कि हाँ आपको पूछा जाएगा, उसके हिसाब से मैंने बना दिया। इसमें एक जस्ट थोड़ा सा डाउट होगा जो बहुत सारे बच्चों को शायद है, क्योंकि जिस तरह से मुझे फीडबैक आ रहा है, बहुत सारे बच्चे परेशान है, वो बोले सर आपने तो 22 लेक्चर में खत्म कर दिया, तो क्या 22 लेक्चर ही आ जाएंगे? द आंसर इज द आंसर इज हाँ, मेरे हिसाब से 22 लेक्चर ही काफी है आपके, इसके लिए 22 है, और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एक है, 23 लेक्चर जो टोटल बन जाते हैं। कुछ, एक जगह मैंने किसी से सुना कि वो बोल रहा था कि कुछ फैकल्टीज ने 70 लेक्चर्स कर दिए। यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। देखो, आपको आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में अकाउंटेंसी के 25 मार्क्स है, 1/4 है, मैं मान रहा हूँ, जितना भी वो देख लेना, 120 मार्क्स है कि 100 मार्क्स है वो देख लेना आपने, तो 25 मार्क्स है आपके, नहीं नहीं सॉरी आई एम रॉन्ग, आपके 30 मार्क्स है, तो दैट्स 25%। तो 15 टॉपिक्स आपको दिए गए थे, तो 15 टॉपिक को अगर मैं देखूंगा इंटू 2 करूंगा, तो हर टॉपिक से आपको 2-2 मार्क्स पूछे जाएंगे। ये मैं एक इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ने तो 22 लेक्चर में सारा कंप्लीट कर दिया, तो 22 लेक्चर्स काफी है क्या? बिलीव मी, मेरे हिसाब से 22 लेक्चर काफी है। हर टॉपिक को आपको 2 मार्क्स है। जैसे मैंने वॉचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, तो मैंने वॉचर अप्रोच इन अकाउंटिंग बोल दिया आपको, अब इसमें एक्सपेक्टेड है 2 क्वेश्चन आ जाएंगे।
तो उस हिसाब से मैंने 1 घंटे का वाचर अप्रोच का बना दिया। इस तरह से हर कोई लेक्चर का ऑलमोस्ट 1-1 घंटे का मैंने लेक्चर बना दिया। कुछ का हो सकता है 20-25 मिनट होगा, बाकी का 1-1 घंटे का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को जो डाउट लग रहा है वो उनको पार्टनरशिप पे लग रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप पे उनको डाउट इसलिए लग रहा है कि कुछ फैकल्टीज ने क्या कर दिया है, पार्टनरशिप अगर आप देखोगे, ये जो मैं आपको 11th-12th का बोलूंगा, तो ये बहुत सारा सिलेबस इसमें 11th का है, पार्टनरशिप 12th का है, और कुछ ऐसे है जो 12th में भी नहीं है, जो ऐसे ही इन्होंने डाल दिया, फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब 12th में जो पार्टनरशिप है ना, वो बहुत डिटेल में है, उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। वो 12th का एक आधा हिस्सा है। 12th का जो आपका 80 मार्क्स का सिलेबस ना, उसमें 35 मार्क्स पार्टनरशिप है, और बच्चों को जो पढ़ते हैं 2-3 महीने विंटर के लगते हैं पार्टनरशिप में। तो क्या आपके हिसाब से, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने 15 टॉपिक्स डाल दिए, 30 मार्क्स डाल दिए, मैं सिंपल फंडा लेता हूँ कि हर टॉपिक से 2-2 मार्क्स मिले, तो क्या पार्टनरशिप जिसको 12th के में 3 महीने लगते हैं पढ़ने में, वो 3 महीने के लिए क्या पार्टनरशिप में वो 2 क्वेश्चन के लिए पूरा पार्टनरशिप पूछेंगे? तो मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा है कि वो इतना पूछेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने पार्टनरशिप के लिए आपके लिए अलग से रिकॉर्ड कर दिया था एक लेक्चर, जिसमें मैंने कोशिश की कि सारा पार्टनरशिप का कवर कर दूं, उसी कंटेक्ट से जो मुझे लगा था आपके एग्जाम के लिए। तो अगर किसी फैकल्टी ने रिटायरमेंट, डेथ, सारा डिसोल्यूशन डील, तो उसकी लेक्चर्स हो सकता है 22 से ज्यादा हो, 50 हो, 60 हो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, और मुझे नहीं लगता कि उतना आपसे पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जाएगा तो कितना है, सपोज वो टफ ही पूछे पार्टनरशिप में, जब बोलेंगे कि इन पर कुछ प्रोडिक्शन है, तो 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे ना, 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके लिए आप क्या वो 50 लेक्चर देके अपना टाइम जाया करो? मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता किसने डाल दिया है, बट जिसने भी डाला होगा, अगर मुझे इतना ही पता होगा सारे करूंगा तो मैं नहीं करता कुछ और ही, बट मुझे लगा था इसकी जरूरत है तभी मैंने कर दिया। तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप क्या करो यहाँ पे, अकाउंटेंसी के लिए मैं आपको बोलता हूँ, आप क्या करो, आप मैं एक लेक्चर दूंगा, हाउ टू पास दिस पंचायत अकाउंटेंसी, बट मैं यहाँ पे अकाउंटेंसी का कंटेंट बोल रहा हूँ, आप मुझ पे ट्रस्ट करो। पहले अल्लाह पे, भगवान पे, जो भी हो उस पर भरोसा करो, उसके बाद मुझ पे भरोसा करो, इन नोट्स को पढ़ लो, उसके बाद मैंने लेक्चर्स दे दिए, वो लेक्चर्स को पढ़ो। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए ना, तो शायद मुझे उनको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है क्या है अकाउंटेंसी क्या नहीं है, तो वो कहीं से भी जो भी आपको ठीक लगेगा आप करते हैं। मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों को बोलूंगा कि आप ये नोट्स पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, हर टॉपिक का बाद मैंने लेक्चर दे दिया, वो लेक्चर को देख लो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम बच रहा है, देखो आपके पास बाकी बुक्स भी, उनको भी टाइम दे दो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि टाइम है हमारे पास, और हम पार्टनरशिप में रिस्क नहीं लेना चाहते कि पार्टनरशिप में हो सकता है एडमिशन और रिटायरमेंट में पूछा जाए, तो कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पार्टनरशिप पे जितने भी लेक्चर्स हैं, मैंने 12th का प्लेलिस्ट मेरी यूट्यूब में वहां पे डाल दिया है। आपके पास टाइम हो तो आप पार्टनरशिप को देख लो, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने पार्टनरशिप को उतने डेप्थ में नहीं करा था। मुझे क्या करना था, मैं आपको लास्ट में बोलता कि बाकी लेक्चर्स पार्टनरशिप के वहां पे हो सकता, बट मुझे क्या मिलता, मुझे नहीं लगता ना कि उससे आपका गोल अचीव होगा, क्योंकि मुझे फील नहीं आ रहा है कि पार्टनरशिप में वो उससे ज्यादा पूछ लेंगे। तो मैं आपको क्यों बोलूंगा वो सारे लेक्चर, बट अगर आपको अपने से रिस्क लग रहा है कि उस फैकल्टी ने करा दिया है, लतीफ ने नहीं करा दिया, तो मैं आपको बोलूंगा पार्टनरशिप के लेक्चर्स है, बट वो मैं आपको तभी बोलूंगा जब आपने ये सारे लेक्चर देख लिए हैं एटलीस्ट। अगर कुछ नहीं तो 28 मार्क्स कर दिए पार्टनरशिप, फिर मेरा वाला लेक्चर देख लिया, तो मुझे लगता है उसी में से 2 मार्क्स आएंगे। और आपको लगता है नहीं तो 2 मार्क्स उन बाकी टॉपिक से भी आए, तो आप देख लो अगर आपका टाइम है, मगर वो तब देख लेना जब आपने ये सारा कर दिया होगा, क्योंकि वेटेज के अपना दिमाग का इस्तेमाल कर दो। और बाकी इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, वो सारा पढ़ लो, वहां पे भी सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं है, अकाउंटेंसी जस्ट 25%, बाकी 75% बाकी है। वो सब जब तुमने अच्छे से कर दिया, उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि पार्टनरशिप में और डिटेल में पढ़ना है, तब पार्टनरशिप पढ़ो। अदरवाइज ये 70-80 लेक्चर की चैप्टर में अपना टाइम जाया मत करो, ठीक है। हमारा टाइम बहुत प्रेशियस है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, you have to be smart in your life, not only in this competitive exam, you have to be smart in every phase of life. It's not important what to study, what's more important is what not to study. मैं जब सीए किया हूँ, सीए में इतनी इतनी सारी बुक्स होती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस टॉपिक को आपने छोड़ना है। आप अपने एग्जाम देते हो, क्या आप 100% पढ़ के जा रहे हो सिलेबस का डेली? नहीं, आप एक बेस बना के जाते हो कि एटलीस्ट इतना पढ़ के जाऊंगा कि मैं पास हो जाऊंगा, उसके बाद अगर मुझे टाइम बचेगा तो मैं बाकी टॉपिक्स को भी कवर करूंगा। एक बुक में भी, एक टॉपिक में भी आप करते हो कि अगर 10, एक चैप्टर में 10 टॉपिक्स है, तो आप 7-8 करते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और बाकी आपको अगर टाइम बचेगा तो वो 2-3 टॉपिक। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप में अगर किसी फैकल्टी ने 40-50 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, मेरे हिसाब से उन 2 मार्क्स के लिए उतना करने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लो, अगर आपका उसके बाद टाइम बचता है तो आपको लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे है 12th में, आप वो जो कंसेप्ट वाले लेक्चर है वो देखो, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है 10-15 मिनट के कंसेप्ट होंगे उसमें, वो देखिए फास्ट फॉरवर्ड पे आप वो चीज को देख सकते हो, तो आपको वो मिलेगा। बट अगेन आई डोंट फील देयर इज एनी नीड टू डू दैट। तो एक लेक्चर में ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आज शाम को आपको बुक मिल जाएगी,
उसके बाद मैं एक लेक्चर और रिकॉर्ड करूंगा। वो लेक्चर होगा कि हाउ टू पास अकाउंटेंसी, जिसमें नॉट ओनली अकाउंटेंसी बट दिस पंचायत, जिसमें जो मुझे फील होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और और कुछ होगा तो मैं आपको जो मेरे ग्रुप है वहां पे बता दूंगा। जिन बच्चों को ग्रुप का पता नहीं है तो मेरा नंबर है 9711374943। वो मुझे मैसेज कर दो, मैं उनको ग्रुप में ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे नंबर अपना दोबारा लिख देता हूँ, जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है, 9711374943। मुझे मैसेज करो, आपको कोई भी डाउट होगा अकाउंटेंसी के लिए मैं आपको पूछ लूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूंगा, उसका साथ दूंगा आपका। तब तक जब का एग्जाम है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। एक और मैं सोच रहा हूँ, जस्ट मैं बुक रिलीज कर रहा हूँ, उसके बाद भी बच्चों को कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो वीकेंड्स पे इंशाल्लाह संडे के दिन 8 से 9 बजे तक हम एक 8 से 8:40 तक हम जूम पे एक डाउट सेशन लिया करेंगे। आप सब उसमें आ जाना, तो मैं उसका लिंक दिया करूंगा, तो आपको देखना। तो अभी क्योंकि अब पहली बार ये हो रहा है तो एक इस हफ्ते नहीं हो जाएगा, अगले हफ्ते से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं तब। कोई भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको जितना बेस्ट हो गया उतनी हेल्प करूंगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, लोड नहीं लेना, कम्पिटिटिव एग्जाम है, सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिलीव मी। तो हर बुक के लिए देखो कहाँ से पढ़ना है आपको। जैसे अकाउंटेंसी है एक सब्जेक्ट, आपका इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, एक अच्छी फैकल्टी पकड़ लो और एक उसके नोट्स पकड़ लो और उनको कर लो, बस। ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। और फेसबुक वेसबुक पे ये एमसीक्यूज मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे प्लीज, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं कर देना डायरेक्टली, क्योंकि मेरा ऑफिस का भी काम होता है। आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो कोशिश करता हूँ मैं जल्दी रिप्लाई करूँ, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बस कॉल डायरेक्टली नहीं कर देना, एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, ठीक है। तो मैं अभी ये बंद कर लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आप देख लेना अच्छे से। अल्लाह हाफिज।